हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे प्रॉब्लम कैसे बनेगा, उसको अप्लाई कैसे करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन को डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है वो पहले उस लेक्चर को देख करके और प्रॉपर्टीज को अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और उस लिंक के माध्यम से प्रॉपर्टीज को समझिएगा। उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल, इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल को समझ करके और तब आप प्रॉब्लम बनाइएगा, क्योंकि जब तक आप किसी भी थ्योरी को अच्छे तरीके से नहीं समझिएगा तब तक उस पर प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि बिना थ्योरी को समझे प्रॉब्लम बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। पहले आपको थ्योरी को समझना होगा, फिर उसके एप्लीकेशन को समझना होगा एग्जाम्पल के जरिए, और तब प्रॉब्लम बनेगा। तो आइए जरा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें जो पहला एग्जाम्पल हमारा है वो है i इज इक्वल टू 0 से π/2 sin स्क्वायर x dx। तो इसको बनाने का दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इसको इंटीग्रेट करिए। sin स्क्वायर x का पहले आप प्रतिस्थापन विधि में इसका एक फॉर्मूला होता है, रूपांतर विधि में, प्रतिस्थापन विधि नहीं, रूपांतर विधि में sin स्क्वायर x का एक फॉर्मूला होता है 1 - cos 2x/2। उस फॉर्मूले को लगा करके फिर इंटीग्रेट करके और तब इसका वैल्यू पुट करके बनाइए। एक मेथड वो है। दूसरा मेथड है कि इसमें प्रॉपर्टीज का यूज करके कैसे हम लोग बनाएंगे। तो प्रॉपर्टीज का अगर हम लोग यूज करेंगे तो सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। ऐसे बढ़ा जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज यूज करने से सवाल बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी हमारा लग रहा है। तो यहाँ पर हमारा लग रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? a से b fx dx। इसको हम लोग लिख सकते हैं a से b f a + b - x dx। ये क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका है fx dx a to b लिमिट है a से b। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a से b ही लिमिट रहेगा, लेकिन x के जगह पर हम लोग क्या करेंगे कि a और b को जोड़ देंगे। लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देंगे a + b और -x। मतलब इसमें जहां जहां x रहेगा वहां वहां हम लोग a + b - x दे देंगे, और दोनों का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी नंबर 4, ये ज्यादातर आपके एनसीईआरटी में भी ज्यादातर प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी यूज होगा। और डिफरेंट कंपटीशन में जैसे जी मेंस वगैरह या एनडीए वगैरह का जो सवाल पूछा जाता है उसमें भी ज्यादातर इसी प्रॉपर्टी का यूज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो आइए जरा समझते हैं इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे। तो 0 से π/2, यहाँ a का काम कौन कर रहा है? 0, और b का काम कौन कर रहा है? π/2। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग इसको लिखेंगे sin स्क्वायर, और x के जगह पर ये दोनों को जोड़ देंगे 0 + π/2 और -x, a + b - x dx। अब आप ये बताइए कि 0 से π/2 ये किस फॉर्मूले पर आ गया? ये आ गया sin 0 तो खत्म हो जाएगा, sin 90 - थीटा, और sin 90 - थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो ये sin स्क्वायर जो है वो बदल जाएगा cos स्क्वायर में, cos स्क्वायर x dx। और ये हो गया, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब दोनों को जोड़ दीजिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 + 2 से। तो जब आप दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए LHS में यहाँ i है और यहाँ i है, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2i। और RHS को जोड़िएगा तो इसका भी लिमिट है 0 से π/2, इसका भी लिमिट है 0 से π/2। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर x और यहाँ है cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x dx। अब आप ये बताइए 0 से π/2 लिमिट तो रहेगा ही, sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो ये sin स्क्वायर + cos स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1 × dx। अब बताइए कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। तो dx को इंटीग्रेट कर देंगे x 0 से π/2। तो 2i = अब अपर लिमिट पुट करेंगे π/2 और माइनस लोअर लिमिट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से i बराबर हो जाएगा π/4। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने से ये फायदा हुआ कि बिना इंटीग्रेट किए, कहीं पे हम लोग इंटीग्रेशन नहीं किए,
और बिना इंटीग्रेट किए ये सॉल्व हो गया। तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है, इसको नोट करिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन का पावर 4x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x dx। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इस एग्जाम्पल में भी इसी प्रॉपर्टी का यूज होगा। आपके एनसीईआरटी में ज्यादातर सवाल, मैक्सिमम सवाल में इसी प्रॉपर्टी का यूज हो रहा है। तो अब आप ये बताइए कि अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं और इसको अगर आप इंटीग्रेट करने का प्रयास करिएगा तो ये इंटीग्रेशन बहुत बढ़ा जाएगा, या हो सकता है कि इंटीग्रेशन ना भी हो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी आप इसको लगा देंगे तो ये बड़ी आसानी से बन जाएगा और बिना इंटीग्रेट किए हुए बन जाएगा। देखिए यहाँ प्रॉपर्टी कैसे लगेगा, i इज इक्वल टू, ये 0 से π/2 तो रहेगा ही। अब इसमें जहां जहां x रहेगा उस x के जगह पर क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। देखिए यहाँ a से b fx dx को क्या लिखते हैं, a से b f, a प्लस b दोनों को जोड़ देते हैं, a प्लस b माइनस x। तो उस हिसाब से यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, साइन का पावर 4 0 प्लस π/2 माइनस x डिवाइडेड बाई साइन का पावर 4 0 प्लस π/2 माइनस x प्लस कॉस का पावर 4 0 प्लस π/2 माइनस x, और ये dx तो रहेगा ही। i इज इक्वल टू 0 से π/2। ये बताइए कि किस फॉर्मूले पर आ गया, तो यह क्या, साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू होता है cos थीटा। तो ये साइन बदल जाएगा cos में, तो ये हो जाएगा cos का पावर 4x dx, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी साइन बदल जाएगा cos में, cos का पावर 4x प्लस, और ये cos बदल जाएगा साइन में, साइन का पावर 4x। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब समीकरण 1 और 2 को अगर आप ऐड करेंगे 1 और 2 को, तो देखिए इसका जो हर है वो है साइन का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x, और इसका हर भी है cos का पावर 4x प्लस साइन का पावर 4x। तो दोनों सेम है, इसको पलट के लिखिएगा तो दोनों सेम आ जाएगा, साइन का पावर 4 प्लस cos का पावर 4, और यही है साइन का पावर 4 प्लस cos का पावर 4। तो दोनों का हर जब समान है तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, साइन का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x। तो अब इसको ऐड करिए, समीकरण 1 प्लस 2 से, तो दोनों का LHS में i और i है, तो ये दोनों जुट करके हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, लिमिट है 0 से π/2। जब आप दोनों को जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 को, तो दोनों का हर जब समान है तो एलसीएम यही हो जाएगा, साइन का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x, और जब साइन का पावर 4x प्लस cos का पावर 4x से डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा साइन का पावर 4x प्लस, इसका भी हर वही है, साइन का पावर 4 प्लस cos का पावर 4, डिवाइड करिएगा तो 1 बचेगा, 1 इसे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cos का पावर 4x dx। 2i इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका हो जाएगा 0 से π/2, और बचा क्या, 0 से π/2 dx। तो 2i बराबर dx का इंटीग्रेशन x 0 से π/2, और जब आप लिमिट पुट करेंगे
तो अपर लिमिट पाई बाई 2 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करने से यह फायदा हुआ कि कहीं भी हम लोगों को इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, बिना इंटीग्रेट किए हुए इसका वैल्यू आ गया। इसलिए यह प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। चलिए तो एग्जाम्पल 3, I इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 साइन का पावर 9x dx। अब यहां पर बताइए कि कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 है हम लोगों के पास, 6 नंबर प्रॉपर्टी, वो है माइनस a से a fx dx बराबर होता है 2 इंटू 0 से a fx dx। कब? तो जब fx एक सम संख्या है, सम फलन है, जब fx कैसा है, सम फलन है, और इसी का वैल्यू होता है 0। कब? तो जब fx कैसा फलन है, विषम फलन है। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी से भी बहुत बड़ा बड़ा सवाल बड़ी आसानी से बन जाता है। तो पहले इस प्रॉपर्टी को समझिए, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 था। तो ये प्रॉपर्टी कब लागू होगा? जब माइनस a से a रहेगा। मतलब अगर यहाँ -2 है तो यहाँ +2 होना चाहिए, अगर यहाँ -3 है तो यहाँ +3 होना चाहिए, अगर यहाँ -5 है तो यहाँ +5 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 0 से a fx dx। ये केस कब होगा? तो जब fx सम फलन होगा तब। और इसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाता है कब? जब fx विषम फलन होता है। तो अगर इस तरह का सवाल मिल जाए और fx अगर विषम फलन मिल जाए तो डायरेक्ट हम लोग प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू 0 कर देते हैं, इंटीग्रेट करने का जरूरत नहीं। मतलब यहाँ देखिए, ये -π/2 है और ये +π/2 है, तो बहुत संभावना है कि यहाँ ये वाला प्रॉपर्टी लगेगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि fx जो है वो सम फलन है या विषम फलन है। अगर विषम फलन हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, डायरेक्ट उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बताइए कि यहाँ fx का काम कौन कर रहा है? यहाँ fx है साइन का पावर 9x। तो साइन के पावर 9x को हम लोग लिख सकते हैं साइन x का पावर 9। अब बताइए कि ये सम फलन है या विषम फलन है, ये जांच करने के लिए x के जगह पर -x रखना होगा। तो साइन x के जगह पर -x और इसका पावर है 9, तो f -x। बताइए साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? साइन माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। तो साइन -x का वैल्यू हो जाएगा -sin x। तो -sin x का पावर 9। अब माइनस का पावर 9 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -sin का पावर 9x। और ये जो sin का पावर 9x है, sin का पावर 9x यही ना fx है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ f-x, देखिए ये f-x है, f-x बराबर क्या हो गया? माइनस, और sin का पावर 9x की जगह पर fx लिख देंगे। तो यहाँ f-x बराबर हो गया -fx। और अगर f-x बराबर -fx होता है तो fx जो है वो विषम फलन होता है यहाँ। अतः fx कैसा फलन है? तो विषम फलन है। और जैसे ही fx विषम फलन हो गया तो डायरेक्ट इसका वैल्यू 0 हो जाता है। इसलिए I बराबर क्या हो गया? 0 डायरेक्ट। अगर ये प्रॉपर्टी आप नहीं लगाते तो साइन का पावर 9x का इंटीग्रेशन निकालना पड़ता, शायद इसका इंटीग्रेशन नहीं भी निकल सकता था या बहुत बड़ा जाता।
लेकिन प्रॉपर्टी अगर हम लोग लगाएंगे तो बड़ी आसानी से हमारा सवाल बन जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी का यूज है, एप्लीकेशन है, इसको नोट करिए। तो ये दो प्रॉपर्टी आपका ज्यादातर यूज होगा। एक प्रॉपर्टी नंबर 4 ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, और दूसरा ये प्रॉपर्टी, इसी पे ज्यादातर सवाल आपको मिलेगा। अब सवाल को देख करके आपको खुद पता करना होगा कि किस सवाल में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। ये आपको सवाल बनाते बनाते प्रैक्टिस करते करते खुद को खुद समझ में आने लगेगा। चलिए अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, वो है I इज इक्वल टू 1 to 5 मॉड x माइनस 4। अच्छा, इस एग्जांपल को समझने से पहले हम लोगों को मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझना होगा, मॉड x का। तो मॉड x अगर हम लोग को समझ में आ जाएगा तो ये प्रॉपर्टी पर भी सवाल बन जाएगा। तो आप पहले नोट में करके इसको लिखिएगा, नोट। देखिए, मॉड का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मॉड 3, तो मॉड 3 का वैल्यू क्या होता है? मॉड के अंदर यहाँ पर एक कैसा संख्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव? तो मॉड के अंदर जो भी संख्या है 3, ये एक पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है। तो अगर मॉड के अंदर धनात्मक संख्या होता है तो मॉड को हटा के और इस संख्या को ज्यों कहते हैं उतार देते हैं। मॉड 3 का वैल्यू 3 हो गया। लेकिन अगर मॉड के अंदर ऋणात्मक संख्या है, मॉड -3, यहाँ मॉड के अंदर ऋणात्मक संख्या है, तो अगर मॉड के अंदर ऋणात्मक संख्या है तो मॉड को हटा के एक माइनस खुद से लगा करके और तब इस संख्या को उतारा जाता है। एक माइनस यहाँ लगा दिए और इस संख्या को उतारे तो ये -3 हो गया, और ये दोनों मिल करके हो गया +3। तो ये बीच का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को नहीं बताया जाता है, और ज्यादातर टीचर लोग यही बताते हैं कि मॉड में अगर माइनस भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन वो प्लस क्यों होता है? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि अगर मॉड के अंदर निगेटिव क्वांटिटी है, ऋणात्मक संख्या है, तो मॉड को हटा के एक माइनस लगा करके और तब उस संख्या को उतारा जाता है, और ये दोनों मिल करके क्या हो जाता है, प्लस। अब आप ये बताइए कि मॉड x का वैल्यू क्या होगा? मॉड के अंदर यहाँ पर x है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि x धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो अभी हम लोगों को नहीं हम बता सकते हैं कि x जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। क्यों? क्योंकि x यहाँ पर अननोन क्वांटिटी है, अज्ञात राशि है। तो ये तो ज्ञात राशि था, 3 था, प्लस ये भी ज्ञात राशि था, -3 निगेटिव था। लेकिन ये हम लोगों को नहीं पता है कि x यहाँ पर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसको हम लोग दो केस में डिवाइड करेंगे, जब x पॉजिटिव होगा तब और जब x निगेटिव होगा तब। तो मॉड x बराबर x, मॉड को हटा करके इस संख्या को ज्यों का त्यों उतार दिए। ये केस कब होता है? तो जब x का मान 0 से बड़ा होता है तब। 0 से बड़ा मतलब धनात्मक। तो अगर x, कंडीशन हो गया कि जब x 0 से बड़ा होगा, जब x धनात्मक होगा, तो मॉड x बराबर क्या होता है, +x। और मॉड को हटा के माइनस लगा करके इसको उतारेंगे, इस मॉड को हटा करके माइनस लगा करके इसको उतारेंगे कब? जब x जो है वो 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब ऋणात्मक। तो अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, ऋणात्मक होगा, तो मॉड x का वैल्यू कितना होगा, -x। इसलिए आप देखते होंगे कहीं कहीं पे मॉड x बराबर +-x लिखा होता है। वो कब होता है? जब मॉड के अंदर अज्ञात राशि होता है तब। तो मॉड x अगर है तो यहाँ x अज्ञात राशि है, तो इसका वैल्यू +x भी होगा और -x भी होगा। अगर आप मॉड x बराबर +-x लिख देते हैं तो यहाँ ये नहीं पता चलेगा कि कब वो +x होगा और कब वो -x होगा। अगर इस कंडीशन के साथ आप लिखते हैं कि मॉड x बराबर x जब x > 0 होगा तब, मॉड x बराबर -x जब x < 0 होगा तब, तो क्लियर हो जाएगा कि कब +x होगा और कब -x होगा। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए संख्या रेखा पर इसको हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पर x का जो वेरिएशन है, प्लस या माइनस, वो किस बिंदु पर हो रहा है, 0 पर। देखिए यहाँ x > 0 पर पॉजिटिव और < 0 पर नेगेटिव।
बीच में यहाँ 0 को दे देंगे। अब 0 के दाहिने तरफ माने 0 से बड़ा, तो अगर x का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो मॉड x का वैल्यू होता है प्लस x, और अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होता है 0 के बाएं तरफ तो मॉड x का वैल्यू होता है माइनस x। मतलब अगर x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा मतलब ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी पर, और 0 से बड़ा मतलब ये प्लस इंफिनिटी पर। तो अगर x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच का कोई भी संख्या होगा तो मॉड x का वैल्यू माइनस x हो जाएगा, और अगर x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी संख्या होगा, अगर ये अंतराल कहीं पे रहा 0 से इंफिनिटी के बीच का, तो उस दौरान ये मॉड x प्लस x हो जाएगा। तो दो भाग में बट जाएगा, प्लस x दूसरा माइनस x। चलिए, तो इससे जुड़ा हुआ कुछ और कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपको मिल गया मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 1 मिल गया, तो मॉड x माइनस 1 भी दो भाग में टूटेगा, एक प्लस x दूसरा माइनस x। तो मॉड x माइनस 1, अच्छा ऐसा करते हैं, पहले आप इसको नोट कर, अब हम लोग मॉड x माइनस 1 को डिस्कस करते हैं। तो मॉड के अंदर यहाँ पर x माइनस 1 है, तो मॉड x के अंदर जो भी क्वांटिटी है x माइनस 1, क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये अननोन क्वांटिटी है। तो इसको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे। एक भाग जब ये प्लस होगा तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो इसको ज्यों का त्यों कब उतारते हैं? मॉड x माइनस 1 का वैल्यू x माइनस 1 कब होगा? तो जब ये जो क्वांटिटी है मॉड के अंदर, ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगा तब। तो मॉड के अंदर मतलब x माइनस x का काम कौन कर रहा है? x माइनस 1। तो जब x माइनस 1 0 से बड़ा होगा तब, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि x का मान, ये माइनस 1 को उधर भेजिए, तो x का मान अगर 1 से बड़ा होगा तब, इसका मतलब कि इसका वेरिएशन किस बिंदु पर हो रहा है? 1 पर। अगर x का मान 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये वाला क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? तो 1 से बड़ा कोई भी संख्या आप लीजिए, 2 लीजिए, तो x का मान 2 लीजिएगा तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, x का मान 3 लीजिएगा, 3 माइनस 1 पॉजिटिव, x का वैल्यू 4 लीजिएगा, 4 माइनस 1 पॉजिटिव। मतलब अगर x का मान 1 से बड़ा हम कोई भी संख्या लेते हैं तो ये जो है वो पॉजिटिव होगा, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो मॉड x माइनस 1 का वैल्यू x माइनस 1 होता है। एक केस ये भी हो सकता है कि ये निगेटिव भी हो सकता है, तो माइनस लगा के इसको उतारेंगे x माइनस 1 को। कब? तो ये वाला केस कब होगा? तो जब x माइनस 1 0 से छोटा होगा तब। तो 1 को उधर भेजिएगा, तो जब x जो है वो 1 से छोटा होगा तब। इसका मतलब कि अगर x का मान 1 से छोटा होगा तो ये वाला क्वांटिटी जो है वो निगेटिव हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए, 1 से छोटा कोई भी नंबर आप लीजिए, मान लीजिए कि आप 0 लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 रखिएगा तो ये 0 माइनस 1 निगेटिव हो गया। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 रखेगा तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 निगेटिव हो जाएगा। तो अगर आप 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि ये जो क्वांटिटी है इसका पॉजिटिव या निगेटिव होना वो x के किस मान पर निर्भर कर रहा है? x बराबर 1 पर निर्भर कर रहा है। 1 से बड़ा अगर लेंगे तो पॉजिटिव, 1 से छोटा लेंगे तो निगेटिव। इसको संख्या रेखा पर अगर दर्शाएंगे तो इसका जो बाउंड्री लाइन होगा जहाँ से वो पॉजिटिव और निगेटिव हो रहा है, वो अब यहाँ पर 0 नहीं होगा। इसके पहले वाले सवाल में 0 होता था, लेकिन यहाँ पर इसका बाउंड्री लाइन 1 हो जाएगा। अब 1 से बड़ा, देखिए x का मान 1 से बड़ा पर इसका वैल्यू x माइनस 1 हो जाएगा, और 1 से छोटा, तो 1 से छोटा इधर है तो इसका वैल्यू माइनस x माइनस 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड x माइनस 1 का दो वैल्यू, एक x माइनस 1 दूसरा माइनस x माइनस 1। तो x माइनस 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तब, और माइनस x माइनस 1 कब होगा? जब x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब। तो मॉडुलस का कोई भी सवाल अगर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में बनाएंगे तो पहले उस मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है उसको दो भाग में तोड़ना होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लेते हैं कि x प्लस 1 का मॉड ये मिल गया, तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा।
ये प्लस कब होगा? पॉजिटिव होगा तो इसको ज्यों का त्यों उतारना होगा। तो अगर हम लोग इसको ज्यों का त्यों उतारे, मतलब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव कब होगा? तो जब x का काम यहाँ x प्लस 1 कर रहा है, तो जब x प्लस 1 0 से बड़ा होगा तब। इसका मतलब कि जब x का मान ये प्लस 1 उधर रहेगा तो ग्रेटर देन माइनस 1 होगा तब। मतलब अगर x का मान माइनस 1 से बड़ा हो गया तो ये वाला क्वांटिटी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो इसको ज्यों का त्यों उतारेंगे। इसको माइनस लगा करके कब उतारेंगे? तो जब x प्लस 1 0 से छोटा होगा। इसका मतलब x का मान माइनस 1 से छोटा होगा। ये प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। मतलब अगर x का मान माइनस 1 से छोटा हो गया तो मॉड x प्लस 1 का वैल्यू माइनस x प्लस 1 होगा, और अगर x का मान माइनस 1 से बड़ा हो गया तो मॉड x प्लस 1 का वैल्यू x प्लस 1 होगा। इसको संख्या रेखा पर अगर दर्शाएंगे तो बीच में पॉइंट कौन आ जाएगा? किस पॉइंट पे ये वेरिएशन हो रहा है? तो माइनस 1। अगर x का मान माइनस 1 से बड़ा हो गया, माइनस 1 से बड़ा, ये x प्लस 1 होता है। देखिए अगर x का मान माइनस 1 से बड़ा हो गया तो इसका वैल्यू x प्लस 1 होता है, और अगर x का मान माइनस 1 से छोटा हो गया, x का मान माइनस 1 से छोटा हो गया तो इसका वैल्यू माइनस x प्लस 1 हो जाएगा। तो मॉड का कोई भी सवाल अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोगों को मिलेगा तो उसको हम लोग को दो भाग में ब्रेक करना है, एक प्लस x, दूसरा माइनस x। इसको नोट करिए। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है हमारा अगला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 4, I इज इक्वल टू 1 to 5 x माइनस 4 का मॉड dx। देखिए यहाँ मॉड वाला सवाल मिल गया, मॉड x माइनस 4 और लिमिट है 1 से 4। तो इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले काम हम लोग ये करना होगा कि मॉड x माइनस 4 को दो भाग में पहले तोड़ना होगा। तो एक इसको मॉड को हटा करके इसको ज्यों का त्यों छोड़ लिख देंगे x माइनस 4। ये वाला केस कब होगा? तो जब x माइनस 4 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा, मतलब जब x का मान 4 से बड़ा होगा। और माइनस लगा करके इसको कब उतारेंगे? तो जब x माइनस 4 का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब x का वैल्यू 4 उधर जाएगा तो 4 से छोटा होगा। इसका मतलब कि इसका वेरिएशन किस बिंदु पर हो रहा है? इसका वेरिएशन हो रहा है किस बिंदु पर? 4 पर। तो अगर इसका मान 4 से बड़ा हो रहा है, x का वैल्यू 4 से बड़ा, तो मॉड x माइनस 4 का वैल्यू x माइनस 4 हो जा रहा है। और अगर x का वैल्यू 4 से छोटा हो रहा है, देखिए x का वैल्यू 4 से छोटा, तो इसका वैल्यू हो जा रहा है माइनस x माइनस 4। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके 4 माइनस x। इसका मतलब यह हुआ कि मॉड x माइनस 4 का दो वैल्यू, एक x माइनस 4, दूसरा 4 माइनस x। तो x माइनस 4 कब होगा? जब x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा तब। और 4 माइनस x कब होगा? जब x का वैल्यू 4 से छोटा होगा तब। अब आप ये बताइए कि आपका जो लिमिट है 1 से 5, ये बीच में है पॉइंट 4, x बराबर 4 पर वेरिएशन हो रहा है। तो 1 से 5 वाला अंतराल कहाँ होगा? यहाँ 4 है तो जाहिर सी बात है कि 1 जब भी होगा 4 के बाएं तरफ होगा, 1 यहाँ हो गया। और 5 जब भी होगा तो 4 के दाएं तरफ होगा, तो ये 5 हो गया। अब देखिए 1 से 5 के बीच का जो अंतराल है, इसमें 1 से 4 तक मॉड x माइनस 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 माइनस x। क्योंकि 1 से 4 तक का जो एरिया है, 1 से 4 तक का जो क्षेत्र है, वो किसके हिस्से में आ रहा है? तो वो आ रहा है 4 माइनस x के हिस्से में। और 4 से 5 का जो क्षेत्र है वो किसके हिस्से में आ रहा है? वो x माइनस 4 के हिस्से में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसको हम लोग लिखेंगे I इक्वल टू 1 से 5 तक का जो भाग है, इसको दो भाग में बांटते हैं, 1 से 4। तो 1 से 4 तक का जो वैल्यू है, 1 से 4 तक का जो भाग है, वो किसके हिस्से में आ रहा है? 4 माइनस x। तो 4 माइनस x dx और प्लस अगला लिखेंगे 4 से 5। 4 से 5 तक का जो भाग है वो आ रहा है
x माइनस 4 की लिख सकते हैं, x माइनस 4 डी। और अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है वो होता है कि मॉड को दो भाग में तोड़ना, दो भाग में बांटना और ये तय करना कि लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ होगा। अब आप ये बताइए कि 1 से 5 के बीच में तो 2 भी आता है, तो हम लोग यहाँ 1 से 2 क्यों नहीं लिखे? 1 से 2 भी लिख सकते थे और फिर यहाँ 2 से 5। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में बात आ रहा होगा कि 1 से 2 यहाँ लिख सकते थे, 2 से 5 लिख देते हैं। 1 से 3 भी लिख सकते थे, 3 से 5 हो जाता। लेकिन 1 से 4 ही क्यों लिए? क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन का जो वेरिएशन है वो किस बिंदु पर है? 4 पर। तो 4 से छोटा के लिए फलन 4 माइनस एक्स हो जाएगा और 4 से बड़ा के लिए x माइनस 4। तो 1 से 4 तक का जो हिस्सा आ रहा है, 1 से 4 तक का जो भाग आ रहा है वो किसके हिस्से में आ रहा है? 4 माइनस एक्स के हिस्से में। इसलिए हम लोग 1 से 4 लिए। 1 से 2 अगर हम लोग लेते तो 1 से 2 का भाग भी इसके हिस्से में आता, 2 से 4 का भाग भी इसके हिस्से में आता। इसलिए डायरेक्ट हम लोग 1 से 4 ले लिए और अगला 4 से 5 ले लिए। इसको नोट करिए। और अब इसको हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो मॉड का कोई भी सवाल इसमें मिलेगा तो मॉड को पहले दो भाग में तोड़ना होगा और जब दो भाग हम लोग तोड़ लेंगे तब फिर हम लोग को इंटीग्रेट कर देना होगा। तो अब इंटीग्रेट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। तो i इक्वल टू ये है 4 dx। तो 4 dx मतलब 4x, dx का इंटीग्रेशन x होता है, माइनस x dx का x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट आपका हो जाएगा 1 से 4 प्लस x dx तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 dx तो 4x, इसका लिमिट हो जाएगा 4 से 5 i इक्वल टू। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले अपर लिमिट देना होगा। तो इसके लिए अपर लिमिट कौन है? 4। तो अपर लिमिट दीजिए 4 इंटू 4 माइनस 4 स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट, फिर माइनस का साइन लगा करके लोअर लिमिट 1 है तो x की जगह पर 1 रखिए। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस इसका लिमिट तो हम लोग पुट कर दिए प्लस अब इसका लिमिट पुट करिए। तो यहाँ अपर लिमिट कितना है? 5। तो 5 रखिए, 5 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 5 अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस का साइन लगा करके लोअर लिमिट। तो इसका वैल्यू 4 रखिए, 4 स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 इंटू 4 लोअर लिमिट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 4 इंटू 4 16 माइनस 4 स्क्वायर 16 बाई 2 8 माइनस इसको सॉल्व करिएगा तो 8 माइनस 1 ये 8 माइनस 1 7 बाई 2 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस 4 इंटू 5 20 ये हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 बाई 2 तो ये हो जाएगा 8। ऐसा करिए, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए माइनस 8 और माइनस प्लस 4 इंटू 4 16। तो i इक्वल टू 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8 और ये 25 बाई 2 और माइनस 7 बाई 2 तो 25 में से 7 घटेगा तो 18 बटा 2 प्लस 9 और ये आपका आ जाएगा इसको 16 माइनस 8 हो गया प्लस 9 हो गया और ये माइनस 20 है, इसको छोड़ दीजिए, ये माइनस 8 को भी छोड़ दीजिए प्लस 16 को छोड़ दीजिए। 8 यहाँ प्लस में है और माइनस में है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 16 प्लस 9 25 माइनस 20 तो 5 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 5 हो जाएगा, इसको नोट करिए। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो आपका एनसीईआरटी में जो प्रॉब्लम है वो इसी 3 टाइप का प्रॉपर्टी इसमें लगेगा। ज़्यादातर सवाल में आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 यूज होगा, a से b fx dx इज इक्वल टू a से b f a प्लस b माइनस x। और कुछ सवाल ऐसा मिलेगा जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 6 लगेगा कि अगर माइनस a से a होता है fx dx तो उसका वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाता है। कब? जब fx जो है वो
विषम फलन होता है तब, और तीसरा मॉड वाला सवाल। इसे 3 टाइप का सवाल आपको मिलेगा। तो आप एनसीईआरटी को बनाइएगा, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो डाउट पूछिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम उस डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। एनसीईआरटी के अलावे अगर कोई स्टूडेंट केसी सिन्हा बनाना चाहते हैं तो केसी सिन्हा बनाइए, और उसका जो डाउट होगा वो डाउट आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, और व्हाट्सएप पे सॉल्व करके उस डाउट को मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।